राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, संतरी बोला रात है, ये सुबह सुबह की बात है। 20 जुलाई ने अब बहुत लोगों की आंखें खोल दी हैं। बिहार के सिवान में AK-47 का इस्तेमाल हुआ, वो अब खुद बिहार की सरकार ये बात सुप्रीम कोर्ट में मान रही है। कंगना रनौत गटर जनरेशन कह देगी और यहाँ पर मोहन भागवत जो है वो कहेंगे कि मैं जेनजी पर तो आग बंद करके भरोसा कर लेता हूँ। किरेन रिजिजू जो कह रहे थे कि कहां पर गोली चली, आप बंदूक का भी इस्तेमाल करें और फिर कह भी दें कि कहां कुछ हुआ। होम मिनिस्टर लोकसभा में क्यों गायब थे? वो अपनी पुलिस के बारे में स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे थे? महिलाओं के प्राइवेट पार्ट पर मेल पुलिस ऑफिसर्स की ओर से हमले किए जाते हैं। अस वर्सेस देम, हम वर्सेस वो, 80 बनाम 20, हमारा जेंजी वर्सेस उनका जेंजी। एक को दूसरे के खिलाफ लड़ाकर ये जो वॉटरबाउटरी का इस्तेमाल किया जाता है ना, इसे कहीं ना कहीं खत्म करना होगा। आपने इतना डरा दिया है संकेत इन लोगों ने कि डर खत्म हो चुका है। भांति भांति के नक्सल के लेबल लगाने के बाद अब दिमागी नक्सल। सवाल पूछना क्या कोविड-19 संक्रमण है कि उनको आइसोलेट कर दें? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आपका जो फॉर्मूला शायद अब तक चल रहा होगा, वो फॉर्मूला अब नहीं चल रहा है। आप अपने फॉर्मूला को बदलिए, स्क्रिप्ट राइटर को बदलिए, नैरेटिव को बदलिए, क्योंकि फिलहाल आपका एक भी नैरेटिव काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैडम, कैसे हैं आप लोग? थैंक यू। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मेरे और सोहित मिश्रा के साथ एक और एपिसोड जिसका नाम है दिल्ली मुंबई हॉटलाइन। The Delhi Mumbai Hotline. हॉटलाइन में आप ये प्रस्तुति डबल चेक और द टेलीस्कोप दोनों पर देख रहे हैं। टेलीस्कोप को भी सब्सक्राइब कीजिए, डबल चेक को भी सब्सक्राइब कीजिए और बाकी की बात उसके बाद में। सोहित, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया हूँ संकेत सर, और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एक और नए एपिसोड में। और पिछले एपिसोड को भी आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह का प्यार आप हम दोनों के चैनल को, डबल चेक बाय संकेत और द टेलीस्कोप, इन दोनों को देते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे, वीडियोस देखते रहेंगे, ताकि भविष्य में और भी बेहतर हम पत्रकारिता कर सकें और अपनी चीजों को आपके सामने लेकर आ सकें। संकेत, अभी आज की जो खबर है उससे हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटेबिलिटी के बारे में। ये वो शब्द है जिसका जेनजी ने बहुत इस्तेमाल किया था। हमने देखा था कि जब नीट पेपर लीक हो रहे थे और एजुकेशन मिनिस्टर जो है रिजाइन नहीं दे रहा था, और देश भर में जहां जहां पर यूथ प्रोटेस्ट कर रहे थे, हर जगह पर एक शब्द का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, कि आप किसी चीज के लिए जवाबदेही है या नहीं, आपकी जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है। उसके बाद जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका रेजिग्नेशन भी हो गया। सरकार में भी सवाल पूछे गए। फिर हमने देखा कि अमित शाह से जब पूछे जा रहे थे कि छात्रों पर पैलेट गन क्यों चलाए गए, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, वहां पर भी अमित शाह नहीं आए। और अब आज जिस चीज पर बात करने वाले हैं वो शुक्रवार की घटना है, जहां पर हमने देखा नेता विपक्ष राहुल गांधी डीसीपी के ऑफिस में जाते हैं, पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में जाते हैं, 6 घंटे से ज्यादा समय वहां पर धरना देते हैं। क्यों? ताकि एक FIR रजिस्टर हो सके। आज इस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को क्या लगता है, या उनके नेताओं को ऐसा लग रहा था कि वो मीडिया में आकर बयान दे देंगे और मुद्दा बदल जाएगा, लेकिन क्या चीजें बदली हैं? क्या हो रहा है इस नए बीजेपी के साथ, खास तौर पर पिछले 1-2 महीने में? आज उस पर चर्चा करेंगे। संकेत, जैसे कि हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी कि जवाबदेही सेट होनी चाहिए। अमित शाह पार्लियामेंट में नहीं आते हैं, और इस हफ्ते हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी जो है 6 घंटा तक धरना देते हैं, और मजबूरन ही सही पुलिस को FIR दर्ज करना पड़ता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसी से जुड़ी हुई एक बात है। दरअसल हम लोगों को ना क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी, और क्रोनोलॉजी ये है कि 20 जुलाई से इस कहानी की शुरुआत होती है। तो 20 जुलाई को, मैं वासेपुर स्टाइल में बोलूं, ये कहानी शुरू होती है 20 जुलाई को। तो उस समय जंतर मंतर की गलियों पर छात्रों का अंबार लगा हुआ था। वहां पर एक के बाद एक डंडे बरसाए गए, छात्रों को पीटा गया, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स में लाठी भांजी गई, महिलाओं को टारगेट किया गया। थप्पड़ लामा नाम के एक पुलिस अफसर ने एक महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारा। इसके बाद पुलिस के ऊपर बर्बरता के आरोप लगे, पैलेट गन का इस्तेमाल की बात हुई, लोग लहूलुहान हुए, अस्पताल पहुंचे। लेकिन उम्मीद ये थी कि शायद सरकार
कुछ कदम उठाएगी। अपनी पुलिस ने जिस तरीके से फोर्स यूज की है, अब सॉरी मैं ज्यादा पीयूष मिश्रा नहीं हो सकता भाई, नॉर्मल होना पड़ेगा वरना ऐसे लगेगा तमाशा कर रहे हैं सर। तो फिर क्या हुआ कि देखिए ये सारी चीजें हुई और उसके बाद फिर उम्मीद ये जती कि अब कम से कम सरकार हरकत में आएगी, कम से कम जिम्मेदारी लेगी, अब शर्म आएगी। और आप ये जान लीजिए कि अंदरूने हलकों में थोड़ा सा बैकफुट पे तो आए भी। 20 जुलाई ने बहुत कुछ बदल दिया। बदल इसलिए दिया कि भाई अब तो धर्मेंद्र प्रधान को ही डिफेंड नहीं कर पाए आप, इस्तीफा तो हुआ ना उनका, इसी 20 जुलाई की हिंसा की वजह से हुआ, क्योंकि आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, गुस्सा बढ़ गया था। तो सरकार की तरफ से नैरेटिव की दुनिया में यह सोचा गया कि बस अब ये इस्तीफा करा दिया, अब प्रेशर शांत हो गया, अब हम अपनी मर्जी से खेलेंगे। लेकिन ना, ये तो जेनजी है। जेनजी ने पहले एक इस्तीफा करवा दिया 35-36 दिन के आंदोलन के बाद, उसके बाद आपने हिंसा की और फिर इस्तीफा हुआ तो आपको लगा आपने नैरेटिव मैनेज कर लिया। लेकिन जेनजी जो है वो सारी चीजें याद रख रहा था। अब हुआ क्या कि 20 जुलाई के सोहित सॉरी 20 जुलाई के आंदोलन के बाद या 20 जुलाई को जो दिल्ली में हुआ, उसके बाद चाहे अदालत हो चाहे पॉलिटिकल कमेंट्री हो, उसमें एक प्रयास करना शुरू कर दिया बीजेपी ने कि किस तरीके से एकदम दिन को रात बता दी जाए कि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। फालतू में ये लोग सब बातें कर रहे हैं कि मतलब जो हमने आंखों से देखा है कि प्रदर्शनकारी पीटे जा रहे हैं, लोग अस्पताल में हैं, कुछ लोग वेंटिलेटर पर हैं, ये सारी चीजें हुई ही नहीं। एक झूठी समतुल्यता आई कि पुलिस वाले भी पिटे हैं, तो वो तो हमने पिछली बार ही एस्टैब्लिश कर दिया। सो पुलिस वाले पिटे हैं जिनके लिए आपका इतना कलेजे में दर्द हो रहा है, तो इसी होम मिनिस्ट्री के अधीन आता है सीआरपीएफ, जिसमें पिछले 5 साल में रिकॉर्ड आत्महत्या हुई हैं। उनके लिए तो दिल ना पसीज रहा, ना कोई स्टेटमेंट। एनीवे, तो हुआ ये कि ये सारी चीजें हो जाने के बाद और सुप्रीम कोर्ट में जब बारी आई बताने की, तो दिल्ली पुलिस और सरकार की तरफ से अब एक मुहिम ये छिड़ी कि कैसे इसको व्हाइट वॉश कर दिया जाए। आप जानते हैं, हम पिछले एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं कि अमित शाह को बड़ी मुश्किल हुई समझाने में, क्योंकि विपक्ष बार बार कह रहा था कि जो सड़कों पर हुआ है वो समझाओ। ये हम पिछले एपिसोड में बता चुके हैं कि वो संसद के सत्र में ही नहीं आए। इट इज अ फैक्ट, नहीं डिस्कस किया उन्होंने इस चीज को। और फिर सत्र खत्म हो जाने के बाद जब ये बात होने लगी कि आप नैरेटिव हार गए, तब आते हैं एंटर किरण रिजिजू, और वो एशियन न्यूज इंटरनेशनल नाम की एक न्यूज एजेंसी को वो एक इंटरव्यू दे करके कहते हैं कि 20 जुलाई को ये सब अफवाह फैलाई जा रही है, कोई इस तरीके की घटना नहीं हुई थी, कोई अस्पताल में एडमिट नहीं हुआ है गंभीर चोटों के साथ, कोई हिंसा इस तरीके से नहीं हुई है, ये बदनाम करने की साजिश है। आप सोचिए, या तो हमारी आंखें झूठी हैं या सरकार के दावे झूठे हैं। मैं अपनी आंखों की मानूं या सरकार की जबान मानूं, क्या चीज मान लूं मैं? तस्वीरें साफ साफ थीं, और उसके बाद जब सरकार आ करके 1 महीने के अंदर अंदर हारे हुए नैरेटिव के बाद, जिसमें आप ये दिखा भी नहीं सकते, लोगों को बता भी नहीं सकते हैं, पार्लियामेंट फेस नहीं कर सकते हैं कि 20 जुलाई को क्या हुआ, उसमें आपके एक मंत्री आ करके एकदम दिन को रात बताने वाली बात कर देते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। तो अब इसको किस तरीके से देखा जाए? जैसे मैंने आपको बोला, वो विपक्ष के मुंह में अब दांत आए हैं, तो जो पैलेट गन इंजरी वाले लोग थे, पैलेट गन के लिए भी मना कर दिया, कोई बंदूक नहीं चली, कोई पैलेट गन नहीं, सब मना कर दिया है, कुछ नहीं हुआ। तो कौन लोग थे वो जो लेकर के चला रहे थे? रैपिड एक्शन फोर्स खुद मान चुकी है कि हमने एक्सेसेस कमिट कर दिए हैं। तो या तो रैपिड एक्शन फोर्स झूठी है या सरकार झूठी है। अब इस चीज को लेकर के, जैसे सोहित आपने बोला कि राहुल गांधी एक ऐसे ही जो इंजर्ड हैं, जख्मी हैं, उनकी शिकायत लेकर के पुलिस थाने गए, दिल्ली पुलिस के, और वहां पर ये एफआईआर ही दर्ज नहीं हो रही थी। 6 घंटे तक थाने में धरना बोला उस जिसकी इंजरी हुई, वो और राहुल गांधी, और अल्टीमेटली थक हार के, ऐसा बताया जाता है अखबारों में, मैं देखता हूं न्यूज आर्टिकल्स में, कि वो इधर उधर सारी दुनिया को फोन मिला लिया उन्होंने, और 6 घंटे बाद एक एफआईआर दर्ज हुई, संभवतः परमिशन लेकर के। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि अगर जो जख्मी हुआ है उसको अपनी एफआईआर कराने में अगर 6 घंटा लग रहा है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन का धरना देना लग रहा है,
तब तो फिर एक ही बात याद आती है, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, संतरी बोला रात है, ये सुबह सुबह की बात है। तो ये बिल्कुल आप एकदम दिन को, कोरे दिन को आप रात बोल देते हैं और आप कुछ भी कर देते हैं और आपको ये लगता है कि सब लोग मान जाएंगे। अब आंखें खुल गई हैं, 20 जुलाई ने अब बहुत लोगों की आंखें खुल दी हैं। आप करते रहिए सोहित आउटरीच, करते रहिए, देते रहिए अपने मिनिस्टर्स को केआरए, कीजिए मीटिंग, बोलिए उनको कि तुम अपना रीच बढ़ाओ, इंस्टाग्राम पर जाओ, ये करो। जेंजी को आप बांटने का लाख प्रयास कीजिए, आवर जेंजी वर्सेस योर जेंजी, ठीक है, ये एक नया नैरेटिव छिड़ा हुआ है। लेकिन लोगों को ये दिन और रात का फर्क दिख रहा है, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों की आंखें खुली हुई हैं। सोहित, बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा ना संकेत कि ये रात दिन वाली जो आपने बात कही कि राजा बोला रात है, ये सुबह सुबह की बात है। दरअसल जैसे कि हमने पिछले हफ्ते भी चर्चा की थी, भारतीय जनता पार्टी का एक नैरेटिव था जो चलते आया था अब तक। उन्हें लग रहा था कि वही नैरेटिव आगे भी चलेगा। जो इंडिया चाइना बॉर्डर की बात आई थी, आपको याद है, तब भी कहा था ना कोई घुसा है ना कोई घुस पाएगा। बाद में चुपचाप उन्होंने बताया कि क्या हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हमारे जवान मरे थे, तब कहा गया था कुछ नहीं हुआ, जो भी मीडिया में आ रहा है सब कुछ गलत है। अब बाद में बताया गया कि कैसे हमारे 6 जवान जो है वो शहीद हो गए थे। तो उन्हें लगा था कि एक बार हम शुरुआत में कह दें, उन्हें नकार दें और बाद में चुपचाप 6 महीने बाद एक क्वेश्चनर, स्टार क्वेश्चनर में ये सारी बातें लिख देंगे, एक हेडलाइन बन जाएगा, बातचीत खत्म हो जाएगी। यही शायद मुझे लगता है कि किरेन रिजिजू ने सोचा कि अब क्या है कि ये माहौल गर्म है, अब वो आउटरीच कर रहे हैं, एक-एक मंत्री एक-एक यूनिवर्सिटी जाएगा, रील बनाएगा, जेनजी से बात करेगा, ऐसे-ऐसे करके उन्हें लगेगा कि जेनजी उनके हो जाएंगे, क्लॉक इट जैसे शब्दों का वो इस्तेमाल करेंगे, तो वो होता नहीं है। और उसके बाद अगर आप सीधे आएंगे और एक एएनआई में जाकर इंटरव्यू देकर वहां पर सीधा कह देंगे कि कहाँ कुछ हुआ, कहाँ गोली चली, एक आदमी भी तो नहीं मरा, पुलिस को प्रेस करना चाहिए। यानी आप पिटाई कर लें, महिलाओं को मारें, लोगों के सर फूटे हैं, वो सारी चीजें सामने आई है, लेकिन क्योंकि कोई मरा नहीं है तो पुलिस को प्रेस करना चाहिए, ये बात किरेन रिजिजू कहते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि उसका जवाब देने के लिए राहुल गांधी, साहिल लोचा, वो शख्स 19 वर्षीय वो शख्स है शायद, जो जिसे पैलेट लगे थे, पैलेट गोली का वो एक शिकार हुआ था, पैलेट बंदूक से जब मारा गया था। साहिल लोचा, उसकी माँ और उनके लॉयर के साथ राहुल गांधी जो है वो डीसीपी ऑफिस में जाते हैं और वहां पर कहते हैं कि ये देखिए, ये जो शख्स है इसे लगा है पैलेट गन, आप लोग अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। और जो जानकारी मेरे पास आई है, तब पुलिस वालों ने राहुल गांधी को कहा कि देखिए क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट कर रहा है, आप कंप्लेन दे दीजिए, हम देख लेंगे। तो उन्होंने कहा कंप्लेंट तो पहले भी दिया जा चुका है। और उनका यह कहना है कि पैलेट गन का जो इस्तेमाल हुआ था, पैलेट इस शख्स के शरीर के अंदर गए थे और उसके बाद 11:30 बजे से लेकर 6:45 तक धरना दिया गया। और संकेत, जो आपने कहा ना कि एफआईआर दर्ज होने के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन को जाना पड़ता है और 6-6 घंटा का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कई लोग जो है ये कहेंगे, देखा राजनीति करनी पड़ी, राहुल गांधी क्यों गए, चुपचाप वो आदमी चला जाता तो शायद जल्दी एफआईआर दर्ज हो जाता। मैं उनको बता दूं कि ये तीसरी बार है जब एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की गई। 14 अगस्त को यही साहिल लोचा पहली बार गए और उन्होंने बोला कि मैंने पहले भी कंप्लेन दिया हुआ है, आप लोग एफआईआर दर्ज कीजिए, नहीं हुआ। 17 अगस्त को दूसरी बार उन्होंने ईमेल के जरिए कहा कि भाई आप एफआईआर कब दर्ज करेंगे, मेरी सभी शिकायत आपने ले ली है, मेरे पास सभी प्रूफ मौजूद है, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद 21 अगस्त को किरेन रिजिजू के इस इंटरव्यू के बाद कहीं ना कहीं राहुल गांधी को आना पड़ा और फिर भी 6 घंटे का समय लग गया। लेकिन अब दबाव इतना बन चुका था और वहां पर राहुल गांधी ने यह भी कहा कि शख्स के शरीर में 200 से ज्यादा पैलेट मौजूद है, एक आंख से साहिल लोचा को दिखाई नहीं दे रहा है और उसके बावजूद, अगर इतनी बर्बरता होने के बावजूद आप एक एफआईआर दर्ज नहीं कर पा रहे हैं और उसके लिए इतना दबाव बनना पड़ता है, तो किस लोकतंत्र की हम बात करते हैं। ये जेनजी आउटरीच या हेलो फ्रेंड्स करके जो वीडियो आप बना रहे हैं वो काफी नहीं है। यहां पर सवाल है कि आप अकाउंटेबल हैं या नहीं, पुलिस अकाउंटेबल है या नहीं। आपने पैलेट गन का इस्तेमाल किया और अगर कोई शख्स इंजर्ड हुआ है तो क्या आप उसकी जांच नहीं करेंगे? क्या पुलिस भी अब सरकार में कौन है, प्रशासन में कौन है, वो आदेश देंगे? ये पहले भी होता आया है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं सवाल उठते थे, दबाव बनता था, कार्रवाई होती थी। अब ऐसा लगता है कि हर एक चीज जब तक मीडिया नहीं आ जाए, भीड़ नहीं आ जाए, 24 घंटे कवरेज ना हो और सबूत पेश ना किया जाए, तब तक कोई चीज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर यही होता हुआ नजर आ रहा है। और ये मुझे लगता है किरेन रिजिजू से लेकर अमित शाह के लिए एक जवाब था कि आप भले ही
लोकसभा में आकर बातचीत ना करें, बाहर आकर एएनआई पीटीआई को आप बाइट देकर चले जाए कि हम बातचीत करेंगे, या फिर किरेन रिजिजू जाकर एएनआई को इंटरव्यू दे दे कि कहां गोली चली, कोई भी तो नहीं मरा, तो क्या लोग मरेंगे तभी सवाल पूछे जाएं? ऐसे तो हमने देखा है कि आपके ही संकेत दिल्ली में यूनिवर्सिटीज में दंगे हो जाते हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं होता है। हमने देखा है जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, एक के बाद एक सीए एनआरसी के समय किस तरह से हिंसा हुई, तब भी जो है ये जैसे कि मैंने कहा ना, ये सारे नैरेटिव पहले चल चुके हैं। सीए एनआरसी के दंगों के समय चल गए, दिल्ली में जो दंगे हुए थे तब चले, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के समय चल गए, तब भी जो है आरोप प्रत्यारोप, विपक्ष कुछ कह रहा है, सत्ताधारी पक्ष कुछ कह रहे हैं, वो बात खत्म हो गई। लेकिन इस बार जैसे कि आपने कहा, सबूत मौजूद थे, कैमरे में हर एक चीज दिखाई दी, एक एक चीज का वीडियो यहाँ पर प्रूफ मौजूद है, पैलेट गन चल रहे हैं उसका प्रूफ मौजूद है। बिहार के सिवान में AK-47 का इस्तेमाल हुआ, वो अब खुद बिहार की सरकार ये बात सुप्रीम कोर्ट में मान रही है। तो एक एक करके संकेत, इतने सबूत मौजूद होने के बावजूद आप अगर ये समझते हैं कि लोग बेवकूफ हैं, हम यहाँ पर कुछ कह देंगे, वहां पर कुछ कह दे देंगे, कंगना रनौत गटर जनरेशन कह देगी और यहाँ पर मोहन भागवत जो है वो कहेंगे कि मैं जेनजी पर तो आग बंद करके भरोसा कर लेता हूं। यानी जो आपके विरोध हैं वो मोहन भागवत को सुन लें, जो आपके साथ में हैं और उन्हें लग रहा है कि अरे हम इनके पास क्यों जा रहे हैं, वो कंगना रनौत को सुन लें और दोनों तरफ से हम बैलेंस कर लें। तो ये बैलेंस वाला जो मंकी बैलेंसिंग होता है वो फिलहाल चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और भले ही 6 घंटे का समय क्यों ना लग गया हो, किरेन रिजिजू जो कह रहे थे कि कहां पर गोली चली, उसका सबूत अब यह है कि भारतीय न्याय संहिता के धारा 118 और 125 के तहत एक एफआईआर दर्ज हुई है। साहिल लोचाब ने ये एफआईआर दर्ज की है कि किस तरह से उनके खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया और उन्हें चोट पहुंची है और इसके ऊपर कहीं ना कहीं जांच की जानी चाहिए। तो क्राइम ब्रांच हो, धरना दिया जाना हो, डीसीपी ऑफिस में राहुल गांधी का जाना हो, अंत में हुआ यह है कि यहाँ पर एफआईआर दर्ज हुआ है। अकाउंटेबिलिटी की जो बात है वो एक बार फिर से सामने आई है और ये जो पूरा मामला है अकाउंटेबिलिटी का है और उसी को लेकर संकेत कहीं ना कहीं आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आप बंदूक का भी इस्तेमाल करें और फिर कह भी दें कि कहां कुछ हुआ, ये नहीं चलेगा। कम से कम जेनजी वाले इस प्रोटेस्ट में ये बात तो सामने आ चुकी है कि सबूत मौजूद थे। सबसे बड़ा हथियार उनके पास है उनका मोबाइल फोन, उसका कैमरा, और उसमें सब कुछ क्योंकि रिकॉर्ड हो चुका है, उसके बाद तो कम से कम आप आकर कैमरा पर झूठ नहीं बोलिए। अब एक बार फिर से मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आपका जो फॉर्मूला शायद अब तक चल रहा होगा, वो फॉर्मूला अब नहीं चल रहा है। आप अपने फॉर्मूला को बदलिए, स्क्रिप्ट राइटर को बदलिए, नैरेटिव को बदलिए, क्योंकि फिलहाल आपका एक भी नैरेटिव काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। संकेत। हाँ, और इसमें क्या हो रहा है ना कि जैसे कि आपने सही बोला, नैरेटिव शब्द, ये एक्चुअली हमारा ये एपिसोड हमारे पिछले एपिसोड का एक एक्सटेंशन ही है, क्योंकि जब हम नैरेटिव लॉस की बात कर रहे थे तो उस अभी भी चीजों को सुधारने के बजाय नैरेटिव सुधारने पर बहुत ज्यादा फोकस है, और इस कदर फोकस है जिसमें आप सच को झूठ साबित करने पर आमादा हैं, और ऐसा सच जो सब लोगों को दिख रहा है। एक चीज एस्टेब्लिश करनी बहुत जरूरी है कि सरकार को एकदम घेर दिया 20 जुलाई के आंदोलन ने, उनके नाक के नीचे से यह आंदोलन जन्मा, पनपा, बड़ा हुआ और आप ही की लाठियों की वजह से वो आपके खिलाफ चला गया। यह हुई पहली हार और उसकी वजह से आपको अपना एक मंत्री देना पड़ा। तो इसका मतलब आप खुद मानते हैं कि आपसे मैनेज नहीं हुआ, ठीक। उसके बाद दूसरा, आपने मैनेज करने की कोशिश की कि आपने एकदम से बात झारखंड की करनी शुरू की। ये अगेंस्ट फॉल्स इक्विवेलेंसी, वहां का मुद्दा भी जरूरी है, यहां का मुद्दा भी जरूरी है, लेकिन उसको इस तरीके से प्रदर्शित करना, वहां तो नहीं जा रहे, वहां तो नहीं कर रहे, एक ये पोजीशन लेने की कोशिश की। ये ट्रिक्स हम सबको मालूम है, इस्तेमाल की जाती हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि वहां के जो आंदोलनकारी हैं वो बीजेपी द्वारा प्रॉप अप किए हुए हैं, पर मेरा यह कहना है कि उसका इस्तेमाल इसको जस्टिफाई करने के लिए राजनीतिक रूप से किया जा रहा था, यह हकीकत है। नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए कि जब ये 20 जुलाई की हिंसा हुई और उसके बाद संसद का सत्र शुरू हुआ तो क्यों गायब थे भाई? होम मिनिस्टर लोकसभा में क्यों गायब थे? वो अपनी पुलिस के बारे में स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे थे? रैपिड एक्शन फोर्स ने जब बोल दिया कि हमसे एक्सेसेस हो गए तो फिर वो इस चीज पर क्यों नहीं बोल रहे? उन्होंने क्यों नहीं माना कि हां हम एक इंटरनल इंक्वायरी करेंगे? यही बोल देते। कोई अभी भी देयर इज एन अटेम्प्ट टू ब्रेजन इट आउट।
और दिल्ली पुलिस की तरफ से, क्योंकि वो एक मन मुताबिक अफसर एकदम बिल्कुल सोनम वांगचुक के उठाने के एक दिन पहले ही आया था, तो उसको इतना सपोर्ट अभी किया जा रहा है कि आप ये सोचिए कि ऑलमोस्ट दिल्ली पुलिस ने क्या छवि प्रस्तुत की है 20 जुलाई को लेकर के सोए। अव्वल होम मिनिस्टर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और नंबर 2 दिल्ली पुलिस की तरफ से जो बोला जा रहा है और अब जो तर्क सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि 20 जुलाई को दरअसल पुलिस की एक शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था, जिसमें पुलिस लाठी कैसे चलाई जाए इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे, ऐसे ऐसे करके सड़क पर यूं यूं यूं। वो तो कुछ कमबख्त जेनजी हैं जो पुलिस की लाठी की प्रैक्टिस के बीच में चले आए, तो उनको थोड़ी बहुत कुछ लग गई। ऑलमोस्ट इस तरीके का एक इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश सरकार ने की। आप समझ रहे हैं मतलब क्या 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 पिक्चराइजेशन है आपकी आंखों से जो आपने देखा वर्सेस अब जो बयानों में दिया जा रहा है। ऑलमोस्ट ऐसी छवि है कि वो तो कुछ नहीं, हम लोग ऐसे ऐसे कर रहे थे यूं यूं यूं, कि वो किसी को एक आधा हल्की फुल्की सॉरी भैया वो वाली चोट लग गई। ऑलमोस्ट इस तरीके की छवि। मैं बिल्कुल ताजुब नहीं होगा मुझे कि ये जो पैलेट गन विक्टिम हैं, जिनके शरीर में वो छलनी हुआ है, जिनसे बाय द वे खुद सरकारी मंत्री अस्पताल में जाकर के मिल चुके हैं, जो ये कहना है कि कोई गंभीर इंजरी नहीं हुई है किसी को, तो फिर क्यों आपके अलग अलग मंत्री गए भाई? जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा क्यों गए? उनसे पूछ लो, किरण रिजिजू जी उनसे बात कर लें नेचर ऑफ इंजरी, अपने सरकारी अस्पतालों से बात कर लें कि किस किस तरीके की इंजरी लगा करके। और दूसरी चीज मैं आपको यह बता दूं, एक और चीज प्रस्तुत की जा रही है कि पुलिस के तो इतने सारे लोग जख्मी हुए, आंदोलन करने वाले लोग कम। एक हेडलाइन आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, अब हेडलाइन कैसे मैनेज होती है आप वो देखिए। ऐसे बोला गया, ऐसे छवि प्रस्तुत की कि 60-65 प्रोटेस्टर्स जख्मी हुए और 100 या 200 कुछ पुलिस वाले जख्मी हुए। बिल्कुल जख्मी हुए हैं पुलिस वाले, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह बोलना कि उनके अनुपात में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो बहुत ही कम हैं, ऐसा नहीं है। दो चीजें इसमें, नंबर 1 ये आंकड़े सरकारी अस्पताल के हैं, ठीक है ना। नंबर 2 ये आंकड़े जब बहुत ज्यादा कोई गंभीर चोट आती है तब आप जाते हैं सरकारी अस्पताल में। नंबर 2 आपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो लोग गए हैं आंदोलन कर रहे थे उनकी तो गिनती ही नहीं की। नंबर 3 जिस तरीके से ये पुलिस और ये सरकार हाउंड करती है, बहुत सारे लोग चोटिल होंगे और डर के मारे नहीं जा रहे होंगे कि हम गिनती में ना आ जाएं। इस वजह से आर्टिफिशियली आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत कम लोग जो हैं जो आंदोलन कर रहे थे वो पिटे हैं या वो चोटिल हैं या गंभीर उनको चोट नहीं है। आपको कैसे मालूम? क्योंकि आप तो लोगों के भाई रिपोर्टर अकाउंट्स हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि लोग 17-18 साल के बच्चे, मेन, स्ट्रॉन्ग बिल्ट मेन, वो सब बच्चे रो रहे थे क्योंकि उन्होंने कभी जीवन में इस तरीके से लाठी नहीं खाई थी, लंगड़ा रहे थे। ये सब तो गिनती में ही नहीं है उनको क्या चोट लगी। और जहां तक पैलेट गन की बात है सोहित, मेरी आखिरी बात और वो ये है कि आप सोच लीजिए कि जिस प्रशासन में पैलेट गन की इंजरी की एफआईआर लिखवाने में 3 कोशिशें लगीं, जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन को पहली 2 नाकाम कोशिश के बाद आपका साथ देना पड़ा और 6 घंटे तक आपके साथ धरने पर बैठना पड़ा, तब जाकर के आपकी एफआईआर रेलेवेंट सेक्शंस में हुई है। तो ऐसी, अब आप समझ रहे हैं वो डर कि उस तरफ के जो लोग हैं उनको कितनी चोट लगी है, वो कितना ज्यादा अंडर रिपोर्टेड, कितना ज्यादा अंडर रिपोर्टेड कि एक मामले में तीसरा अटेम्प्ट लगा 6 घंटे के धरने के बाद, वो भी एलओपी का। और अभी भी इन महाशय की जंग खत्म नहीं हुई है सोहित। इसलिए खत्म नहीं हुई है क्योंकि सीधी सी बात है, जिस चीज की एफआईआर दर्ज कराने में 3 अटेम्प्ट और 6 घंटे का धरना लगा है, उसकी जांच किस तरीके की होगी ये आप इसी से अपना लीजिए, इसी से जान लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस अपनी जांच में यह बता दे कि इन्होंने तो खुद ही वो कंपास लेके यूं 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 कर दिया, पिंपल लगा लिए अपने। कुछ भी हो सकता है क्योंकि मकसद प्रोब करना नहीं है, मकसद यह जानना ही नहीं है कि पुलिस ने क्या किया। अपने आप की जांच पुलिस नहीं करना चाहती और जाहिर सी बात है इसमें राजनीतिक संरक्षण है। संरक्षण नहीं होता तो किरण रिजिजू इस तरीके का आउटलैंडिश बयान थोड़ी देते। मतलब मैं एकदम ही बेवकूफ समझते हो क्या? एकदम ही कि हम वो ना रिकॉर्डिंग ना कुछ,
खुद की आपकी जो आप पर आंच आई, आपने वो सारी चीजें एकदम इग्नोर कर दी, सिर्फ हम आपका वर्जन माने और कुछ ना माने। तो मेरा ये कहना है कि अब जितना ये प्रयास करेंगे ना, जेनजी को जेनजी से बांटने का, चोटिल जेनजी को ये बोलना कि तुम्हें तो कुछ हुआ ही नहीं, और उसके बाद फिर आप कहेंगे अपने मंत्रियों को कि जाके इंस्टाग्राम पर ये सारी चीजों का प्रचार और प्रसार करो, करके देखो। अब करके देखिए, आप सोच सकते हैं कि अगर किरण रिजिजू अपनी ये रील जा करके उसी जेनजी को रिझाने के लिए बताएं कि ये जो तुम्हें जख्म लगे हैं ना, ये तो तुम ही ने हथौड़ा मार लिया होगा पैर पर, हमारी वजह से नहीं हुआ, और तुम मुझे पसंद करते हो ना, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 मैं कितना अच्छा लगता हूं तुम्हें, 5 इज वेरी गुड एंड 4 इज, वो तो मैं होने ही नहीं दूंगा। तुम मुझे घटिया समझो, ये मैं होने नहीं दूंगा। सो नहीं, और ये क्या किया इन्होंने, जैसे कि मैंने कहा ना, इनका नैरेटिव वही रहा है। शुरुआत में आर जेनजी वर्सेस दे आर जेनजी, बाबर की विरासत। उसके बाद जब फिर भी दाल नहीं गली, तो फिर पुलिस प्रशासन के परिवार वालों को बुलाकर आपने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया कि हमारे परिवार वाले या हमारे परिवार के लोग जो पुलिस में हैं वो कितने गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कोई नहीं कह रहा है कि गंभीर रूप से घायल नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठना है कि क्या इसका इस्तेमाल आप पुलिस की बर्बरता को जस्टिफाई करने के लिए कर सकते हैं? क्योंकि संकेत, सरकार बदल सकती है, कल कुछ हो सकता है, कल हो सकता है कि ऐसा कुछ हो जाए कि आपको, मुझे या हमारे दर्शक किसी को सड़क पर उतरकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना पड़े अपने मुद्दों को लेकर। तब भी अगर ये पुलिस इसी तरह से बर्बरता करती है, पैलेट गन का इस्तेमाल करती है, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स पर मेल पुलिस ऑफिसर्स की ओर से हमले किए जाते हैं, तब क्या हम इसे जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि पुलिस हमेशा सरकार के पक्ष में काम करेगी, और जनता हमेशा, चाहे किसी भी सरकार क्यों ना हो, वो सरकार के विरोधी तो आंदोलन होते हैं ना, कि अगर मैं मेरी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा हूं, मैं सिस्टम के खिलाफ ही तो लड़ूंगा, क्योंकि मेरी बातों को नहीं सुना जा रहा है। कोई अधिकारी होगा, कोई मंत्री होगा, कोई और होगा जो हमारे मांगों को नहीं मान रहा है, या हमारे कोई जायज मांग होंगे, उसके खिलाफ क्या हम इस देश में, जिससे आजादी ही आंदोलन के जरिए मिली, शांतिपूर्ण आंदोलन, अगर कल मैं, संकेत या कोई और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे और ये पुलिस वाले तब भी कील लगाकर, अपनी लाठी पर लगाकर वो आएंगे और वहां पर मारेंगे, पीटेंगे, तो क्या इसे लेकर कहीं पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? यही तो मैं कह रहा हूं, हमेशा से अस वर्सेस देम, हम वर्सेस वो, 80 बनाम 20, हमारा जेनजी वर्सेस उनका जेनजी, पुलिस को कैसे बर्बरता हुई वर्सेस छात्रों को कैसे बर्बरता हुई, एक को दूसरे के खिलाफ लड़ाकर ये जो वॉटअबाउटरी का इस्तेमाल किया जाता है ना, इसे कहीं ना कहीं खत्म करना होगा। और ये अब काम नहीं कर रहा है। आपने अपने एंकर्स को कई जगहों पर भेज दिया, कहां बिरयानी बट रही है, कहां पर मंदिर का प्रसाद बट रहा है, सब कुछ आपने कर लिया, आपका नैरेटिव नहीं चल रहा है। शायद इसके वजह से बीजेपी ने अपने आईटी हेड को भी बदल दिया हो, मुझे नहीं पता, लेकिन सच्चाई यह है कि अब आपको कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होगा। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? आपने जो किया है उसका जवाब आपको देना होगा। आप नकार नहीं सकते हैं, खास तौर पर डिजिटल एज में। ये वो जमाना नहीं है जब 1 या 2 कैमरा होता था और चीजें मैनेज होती थी। सोशल मीडिया है और वहां पर अब कहीं ना कहीं आपकी हर एक चीज रिकॉर्ड हो रही है। और संकेत, शायद इसी की वजह से बिहार की सरकार ने यह कहा है कि आप हमारे पक्ष में बनाइए चीजें, 1 लाख व्यूज पर आपको 10,000 रुपए दिए जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आप 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। ऐसी बातें उनकी ओर से की गई हैं, क्योंकि अब आप सोशल मीडिया में भी अपने मुद्दों को लाना चाहते हैं। लेकिन आप बाकी जो ये बर्बरता है उसे डिनाई करते हुए नहीं ला सकते हैं ना। आपको ये बताना होगा कि क्यों लाठियां चली, क्यों उस पर कील लगाए गए, क्यों वो ऐसे निहत्थे कई लोग, जो संकेत ने कहा 17-18 साल के बच्चे, उन्होंने भी तो नहीं सोचा होगा ना कि हम सड़कों पर आकर अपनी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं हमें आंदोलन करना पड़ेगा। नीट के पेपर लीक हुए, अगर आपने समय पर रेजिग्नेशन दिया होता तो कहीं पर भी कोई आकर इस तरह से आंदोलन नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद आपने जैसे चादर लगाकर कि कैमरे में कैद ना हो जाए, सोनम वांगचुक को हम उठा लेंगे, हम बता देंगे कि कैसे हम लड़ सकते हैं, और अब भी जो है आप यहां पर आकर ऐसे आंदोलन करेंगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। वो भी इनका फेल हो गया कि किरण रिजिजू, अगर माफ कीजिए, सोनम वांगचुक को अगर हमने उठा लिया तो मामला खत्म हो गया, वो फेल हो गया। 20 तारीख को लाठियां चला दी, ये सोचकर कि आप तो ये लाठी खा चुके हैं, उसके बाद कहां आएंगे, उसके बाद भीड़ और बढ़ गई। तब उसके बाद कहीं ना कहीं आपको लगा कि जो इनकी पहले भी हुई थी कि मेरी ही तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, एक बार फिर से तपस्या में कमी रह गई, क्योंकि ये किसान आंदोलन के समय सड़कों पर कील लगाए गए, उन्हें खालिस्तानी बुलाया गया,
सीए एनआरसी के समय मुसलमान थे तो उन्हें पाकिस्तानी बोल दिया गया। अर्बन नक्सल आप बोल चुके हैं। इस समय 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री दिमागी नक्सल इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर कोई भी आपसे सवाल पूछेगा, आप कब तक ऐसी चीजों का इस्तेमाल करेंगे? अब भी आप नहीं सुधर रहे हैं तो ये वो समय नहीं रह गया है कम से कम कि आप डरा देंगे, धमका देंगे और लोग खत्म हो जाएंगे या चुप हो जाएंगे। सोशल मीडिया है, हर किसी के पास जुबान है और जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं, आप किसी को इतना मत डराइए कि डर खत्म हो चुका है। अब विपक्ष के लोगों के खिलाफ आप ईडी, आईटी, सीबीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें आप जेल में डाल सकते हैं, उनका काला धन आप निकाल सकते हैं। आम नागरिकों का आप क्या करेंगे? कितने लोगों को डराएंगे? किस आधार पर? अब भी इस देश में अदालत है, कोर्ट है, आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। किस आधार पर आप ये सारी चीजें करेंगे और कितने लोगों को आप डराएंगे? आपने इतना डरा दिया है संकेत इन लोगों ने कि डर खत्म हो चुका है। और इतने सबूत मौजूद होने के बावजूद आपको पता है कि आप ऐसे जगह पर जाकर इंटरव्यू देंगे जहां पर आपसे फॉलो अप क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे या फिर उसे छोड़ दिया जाएगा और आप अपना नैरेटिव चला लेंगे। कहां कोई मरा है? पुलिस की तो तारीफ की जानी चाहिए। मरने की स्थिति क्यों आनी चाहिए? सवाल यह होना चाहिए कि अगर छात्र या फिर युवा लोग अपने देश के नीट के पेपर लीक को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या आप ये चाहते हैं कि जब तक कोई मरेगा तब भी आप पुलिस से सवाल पूछें? अरुण जेटली से लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कई लोग हैं संकेत, जिन्होंने खुद के राजनीतिक करियर की शुरुआत ही छात्र आंदोलन से की थी और 2014 के बाद आपने वही किया। एक एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो हैं, वहां पर कौन कौन से कंट्रोवर्शियल लोग बैठे हैं। यहाँ महाराष्ट्र में एफटीआई को लेकर कितना बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, रोहित वेमुला से लेकर इतने कई सारे आपके पास उदाहरण मौजूद हैं कि कहां से आपने शुरुआत की, लेकिन उसी छात्र आंदोलन को आप दबाने की कोशिश करते गए और कुछ हद तक आप कामयाब भी रहे। लेकिन आपने इतना दबा दिया कि एक ही बार वो इतना प्रेशर में खुल गया कि अब हर जगह पर वो नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में और मुंबई में तो मैं आपको बता दूं, ये जो युवा थे ये उतरते नहीं थे संकेत, लेकिन आपने ऐसा माहौल बना दिया कि दिल्ली के जंतर मंतर की तरह ही यहाँ पर आंदोलन होने लग गए थे। ये बात हमने देखी है। तो अब जब आपने इतना दबा दिया, आपने वन वे कम्युनिकेशन रख दिया था, तो अब आपका हर एक कम्युनिकेशन, क्योंकि आपने दूसरा कोई तरीका समझा ही नहीं था या बातचीत करके सुलझाने वाली बात जो है उसे सोची ही नहीं थी, तो इसलिए ये पूरा कम्युनिकेशन जो है वो अब ऐसा हो गया है कि हर जगह पर आंदोलन हो रहा है। पुलिस को क्या साहिल लोचा दिखाई नहीं दे रहे थे, पैलेट गन लगा था, आप एक एफआईआर ले लेते, फिर पुलिस के पास भी तो सही कई टेक्निक होते हैं ना कि एफआईआर हो रही है, जांच की जा रही है, जांच को समय लग रहा है, ये क्या नई बात तो है नहीं। ऐसे कितने मामले हमने देखे हैं जहां पर अभी नरेंद्र दाभोलकर जी का मैं आपको उदाहरण देता हूं, उन्हें 2013 में मारा गया था, उसकी जांच कब से कब तक चल रही है, अब तक पुलिस जांच कर ही रही है ना, लेकिन तब दबाव में पुलिस एफआईआर लेकर फिर जांच आप खींच लेते। लेकिन अब ये था कि हम एफआईआर ही नहीं लेंगे, हमें ऊपर से आदेश है या हमें प्रोटेक्शन है, तो ये प्रोटेक्शन हमेशा तक तो नहीं रहेगा ना। और जैसे कि मैंने कहा, सवाल इसलिए क्योंकि ये बर्बरता आज छात्रों के खिलाफ हुई है, कल आपके और मेरे खिलाफ भी हो सकती है। किसी भी को भी नहीं पता है, किसी को मजा नहीं आता है कि सड़कों पर आकर अचानक से नारे लगाए जाए। एक माहौल बनता है, लोगों के मुद्दे होते हैं, कल हमारा कोई मुद्दा हो सकता है, संकेत आपका कोई मुद्दा हो सकता है, यहाँ पर अलग अलग मुद्दों को लेकर लोग आंदोलन करते हैं। तो ऐसे में क्या बर्बरता को बर्दाश्त किया जाएगा? क्या इसको कोई एक लिमिट नहीं होनी चाहिए? कल हो सकता है ऑपोजिशन देख रही है, ऑपोजिशन के लोग सत्ता में आ जाएं, वो भी यही बर्बरता का इस्तेमाल करें, तो इसका कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी होनी जरूरी है। और आप ऐसे प्लान इंटरव्यूज में जाकर कि कहां कुछ हुआ, कोई कहां मरा, कहां गोली चली, ये नैरेटिव में आप मत फंसिए। ये कहकर आप अपने ही गड्ढे को और खोद रहे हैं, ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझनी होगी। ये जेन जी को बूमर जनरेशन समझ नहीं पा रहा है संकेत, और बूमर जनरेशन को कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि हड़का कर धमका कर जो काम आप कर रहे थे, वो काम अब इस जनरेशन तक नहीं चल रहा है। समय बदल चुका है, सोशल मीडिया बदल चुका है, जमाना बदल चुका है। केवल वर्टिकल रील बनाने का मतलब एडवांस्ड हो जाना नहीं है। आपको अपने बर्ताव में बदलाव लाना होगा, आपको लोगों को समझना होगा, अकाउंटेबल होना होगा, गलती की है तो माफी मांगनी होगी। माई वे और द हाईवे वाला जो हिसाब किताब अब तक चलता आया है, मिलेनियल तक चलता आया है, हमारे जनरेशन तक भी ये चलता आया है, क्या स्कूल कॉलेज हर जगह पर, वो कम से कम अब चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये बात आपको समझनी होगी संकेत। बिल्कुल, ये जो किरण रिजिजू का इंटरव्यू है ना, जिसमें बोला है कि कोई मरा नहीं, और ये भाई मरने की तो बात ही नहीं है। मतलब यहां तो बात ये है कि आपके एक्सेसेस,
मैंने एक बातचीत की, वेदांत और प्रियांशी हमारे फॉर्मर कॉलीग्स जो एनडीटीवी में थे, पीक टीवी चलाते हैं, और उनका ये कहना है, वो उस समय वहां मौजूद थे, उनका ये कहना है कि हम पुलिस जिस तरीके से बिहेव कर रही थी, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे सिर पे खून सवार है, क्या प्राण ही ले लेंगे, मतलब उस तरीके से कि लाठी भी पैर पर मारी जाती है। उन्होंने देखा है कि वो कैसे एलआईसी की बिल्डिंग में घुस घुस के छाती पर लाठी मार रहे थे। और ये जैसा आपने सही बोला, ये फोन और सीसीटीवी का जमाना है। अगर आप चाहें तो ये सारी चीजें सामने आ सकती हैं, जैसे कि बहुत सारी सामने आई, लेकिन अगर मकसद ही झुठला देना हो तो फिर आप कैसे इंसाफ पाएंगे। किरण रिजिजू ने जब ये बोला कि कोई मरा नहीं, तो मुझे एक बहुत पुरानी फिल्म है, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक फिल्म है, आपने भी देखी होगी, पान सिंह तोमर। इरफान खान उसमें पान सिंह तोमर की, वो फिर बागी बन जाते हैं, डकैत बन जाते हैं, और उसमें वो अपने बेटे को, घर में कुछ होता है जिसमें उनके बेटे को मार देता है कोई, और वो बिल्कुल हिल डुल नहीं पाता, जिंदा है लेकिन खटिया पर है। तो वो पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस के पास शिकायत कराने के लिए अपने सब मेडल वेडल दिखाते हैं कि देखो मैं देश के लिए भागा हूं और मेरे बेटे को इतना मारा, पुलिस की कार्रवाई करो। तो उसमें पुलिस वाला पता है क्या कहता है? पुलिस वाला कहता है, भाई मरा तो नहीं अभी तक, सांसें तो चल रही हैं वाकई, ठीक है, क्योंकि ये वो चंबल वाले इलाके में है तो बोली वैसी ही है। तो उस पर इरफान खान कहते हैं, तो जब मर जाएगा तब आऊं? तो और थोड़ा और गुस्सा होता है, इसीलिए मैं देश के लिए भागा। तो उसने बोला, देश के लिए भागे हो, मिल तो गया मेडल, और क्या चाहिए? ऐसे पुलिस यूं ही घूमती रहेगी तुम्हारे लिए, जब तक 2-4 लाशें नहीं टपकेंगी तब तक पुलिस वहां अगर घूमेगी। तो पुलिस की भी इज्जत का सवाल है, वो मेडल उठा के फेंक देता है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा था कि रियल लाइफ रियलिटी में तब्दील हो गई। किरण रिजिजू वो पुलिस वाले जैसी बात कर रहे हैं, और ये छात्र जो हैं वो इरफान खान की भूमिका में है कि भाई जब हम मर जाएंगे तभी हमारी सुनोगे। दूसरी चीज, 4 सवाल प्रशासन से। आप ये कह रहे हैं कि लोगों ने हमारे ऊपर पत्थर चलाए तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई। सबसे पहली फेलिंग, इतने सारे लोग वहां इकट्ठे हुए, आपकी इंटेलिजेंस कहां थी, आपकी प्लानिंग कहां थी? ये आपकी सबसे बड़ी फेलिंग है। तो सवाल आप ही से हैं, संसद में आएंगे तो विपक्ष पूछेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो हम लोग पूछ लेंगे। दूसरी बात, पत्थर आपके ऊपर चले और आपने कहा कि 2800 से ज्यादा लोग क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के लोग थे उसमें, तो आपने ये तो चिन्हित कर लिया कि क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के लोग हैं, लेकिन वो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के लोग वहां पहुंच कैसे गए, ये बात आपने नहीं बताई। ऐसे ही क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के लोग घूमते रहते हैं यूं, और आपका तो फेशियल रिकॉग्निशन और न जाने क्या क्या है, आप तो बहुत ही, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो फिर ये वहां पर मारने पहुंच कैसे गए? तो ये सवाल भी आपसे पूछा जाएगा अगर आप संसद में आए या फिर अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। लेकिन आप तो एक मैनिक्योर्ड इंटरव्यू दे रहे हैं जिसमें आप चाह रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ ही नहीं। मतलब जब क्रिकेट में गली में आप बैटिंग में हार जाते हैं तो उसके बाद आप बोलते हैं नहीं बैट मेरा है, मुझे सेकंड चांस चाहिए, है ना? या फिर अगर आप बॉलर हैं और आपकी बॉल पे छक्का पड़ गया तो आप बॉल लेके कह रहे हैं कि मैं, मेरी बॉल है, मैं घर ले जा रहा हूं। ये वाली हरकतें सरकारें नहीं कर सकती। अब आप दिमागी नक्सल बोल रहे हैं। दिमागी नक्सल की डेफिनेशन आपने, भाई नक्सलवाद को आपने खत्म किया, पूरा सलाम सरकार को। जैसे कि इससे पहले भी कहते आए हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का कोई समर्थन नहीं करता, वायलेंस का समर्थन कौन बैठ के करेगा? लेकिन आपकी दिमागी नक्सल की जो परिभाषा है, जो आपने रैम्पार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट से बोल दी, वो डॉग विस्लिंग की श्रेणी में आती है सोहित। डॉग विस्लिंग का मतलब यह हुआ कि अब आपके भक्तों को आपने एक नया लेबल दे दिया। लेबल मेकर में विश्वास रखते हैं ना लोग, एक लेबल और पकड़ा दिया। तरह तरह के जिहाद के लेबल लगाने के बाद और कई भांति भांति के नक्सल के लेबल लगाने के बाद अब दिमागी नक्सल, यानी कि जो इंसान आपसे सहमत नहीं होगा, जो आपसे कुछ सवाल पूछ लेगा, तो उसको अब आज की डेट में खुली छूट है लोगों के पास, क्योंकि आपने तो कहा है ऐसे लोगों को आइसोलेट करना चाहिए। कोविड है क्या है सवाल पूछना? क्या कोविड-19 संक्रमण है कि उनको आइसोलेट कर दें, टेस्ट करें कि दिमागी नक्सल पॉजिटिव और दिमागी नक्सल नेगेटिव? तो इस तरीके की चीज अब लोग डॉग विस्लिंग के तहत करना शुरू कर देंगे। कम से कम ये प्रयास है। लेकिन एक जो चीज सोहित बदली है इन सारी चीजों में, वो है 20 जुलाई की तारीख, जिसके बाद अब
जो चीज बहुत आसान थी सरकार के लिए करना, वो उतनी आसान नहीं है। मिसाल के तौर पर एक बात बताता हूं, वंदे मातरम विवाद, ठीक है, वंदे मातरम के अगेंस्ट ना सोहित मिश्रा है ना संकेत उपाध्याय है, इस देश में कोई भी नहीं, ठीक है। स्कूल में हमने भी बोला है, और संसद में मुझे याद है यूपीए के टाइम पर जब हाउस एडजर्न होता है ना, तो वंदे मातरम की ही ट्यून बजती है सितार पर, वो बजते हुए देखा है मैंने संसद के अंदर। अब सरकार ने उसको पूरे पैराग्राफ उसका लगाने की कोशिश की, उसको वैसा दर्जा दे दिया। कांग्रेस की तरफ से विरोध हुआ, उस पर मेरे कुछ मत हैं, लेकिन वो इस डिबेट से थोड़ा सा अलग चला जाएगा, तो उस पर एक अलग से कार्यक्रम करेंगे सोहित, कि कांग्रेस ने जो किया या अपने सीडब्ल्यूसी में जो उन्होंने कहा है। बट बीजेपी की तरफ से, होम मिनिस्टर की तरफ से एकदम त्वरित बयान कि ये लोग एंटी नेशनल हैं, कि इन्होंने वंदे मातरम का विरोध है, ये देश विरोधी और ये और वो। जिस विद्युत गति से होम मिनिस्टर वंदे मातरम पर बोल रहे हैं, होम मिनिस्टर को इतनी फुर्सत नहीं मिल रही है कि वो अपने ही मंत्रालय के काम के बारे में बात संसद और उसके बाहर कर दें, वंदे मातरम पर बोल रहे हैं। क्योंकि ये नैरेटिव पहले चलता था, वंदे मातरम की डिबेट पर ही सब कुछ घूमता रहता है इधर उधर। अब क्या हुआ, अब उसके काउंटर में एक स्कूल ठीक करो अभियान चल रहा है। और मुझे जो सबसे ज्यादा खुशी इस देश में ये हो रही है कि एक बांटने और हिंदू मुस्लिम नैरेटिव जो एग्जिस्ट करता था, सोहित करता था, अभी भी करता है, उसकी तीव्रता, एफिकेसी, वायरलिटी, वो धीरे धीरे कम हो रही है। और अब लोग एजुकेशन से जुड़े हुए, स्वास्थ्य से जुड़े हुए इस तरीके के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। आज की डेट में ये टीवी चैनल वंदे मातरम डिबेट करते हैं, पहले करते थे तो फिर वो कॉक फाइट करवा देते थे और इनको रेटिंग्स भी मिल जाती थी, ठीक है। मैं उसके मेरिट्स में नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ मीडिया में उसके शोकेस पर जा रहा हूं। अब नहीं मिल रहा है, आप बात कीजिए किसी भी टेलीविजन एंकर से, वो आपको बताएंगे कि यार वो व्यूज ही नहीं आ रहे। हाँ, लेकिन वहीं अब ये चैनल किसी स्कूल में जाकर के ये दिखा दें कि टीन टप्पर टूट रहा है और बारिश में चूते हुए पानी में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो अब लोग देखना चाहते हैं, वो लोग देख रहे हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप लाख नैरेटिव सेट करना चाहें सोहित, देश अपना नैरेटिव खुद चुन लेता है। और 20 जुलाई के बाद यही हुआ है कि इस देश में एक जो सबसे बड़ी उपलब्धि आई है कि अब सरकार अपना नैरेटिव आप पर चला दे, ऐसा नहीं होगा। अब देश अपना नैरेटिव सेट करेगा जिस पर विपक्ष और सरकारों को बात करना पड़ेगा। वरना सीडब्ल्यूसी में और जो प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई, उसमें क्यों ये लोग कह रहे हैं कि कॉलेज में जाकर के अपनी बात करो, और अभी भी गलत तरीका है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप लोग कॉलेज और स्कूल में जाइए और अपना प्रचार कीजिए। अव्वल तो आपने सर्कुलर रिलीज किया कि कोई भी इंसान स्कूल को एक्सपोज करने के लिए स्कूल के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन आप प्रवचन देने, अपना ज्ञान बखारने के लिए आप जा सकते हैं। क्योंकि आप जब जाएंगे तो एक लाल रंग का कारपेट लग जाएगा, व्हाइट कलर की चूने की लाइन लग जाएगी, 4-5 भाड़े पे गमले आ जाएंगे, उन पे गेरुआ पुता हुआ, कुछ बिल्डिंग पुत जाएगी, तो आप कहेंगे देखिए कितना खुशहाल। लेकिन असलियत उसकी, उसके पीछे कालिक वो एक्सपोज होगी, जैसे कि अभी हो रही है। तो प्रॉब्लम क्या है कि आप तो यूज करेंगे स्कूल और कॉलेजेस को अपने प्रचार के लिए, लेकिन उसकी सच्चाई कोई ना बता पाए, उसके लिए आप सर्कुलर जारी कर देंगे। और ये सारी कोशिशें हो रही हैं जेनजी और जेन अल्फा को रिझाने के लिए कि आपका संदेश उन तक पहुंचे। अभी भी सोहित, इसमें सबसे बड़ी गलती मैं बस यही बोलना चाहूंगा, वो ये है कि यू आर डिसाइडिंग टू टॉक डाउन टू दिस जेनरेशन, कि तुम मुझे सुनो कि मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूं। लद गए वो जमाने, अब ना होगा। अब जेनजी को चाहिए कि तुम मुझे सुनो। तो दो लोग सुना नहीं सकते हैं, एक को सुनना पड़ेगा। तो अब तक सरकार सुना रही थी और लोग सुन रहे थे, अभी उल्टा हो गया सोहित। अब लोग सुनाएंगे और सरकार को सुनना पड़ेगा। और अगर आप सुनने के आदी नहीं हैं तो फिर ये और तेज 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 आवाज होने लगेगी। अल्टीमेटली आपको सुनना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान गए। खीज आपके अंदर दिख रही है, वो दिमागी नक्सल और ये और वो दुनिया जहां की परिभाषा लेकर के, लेकिन फिर आपको समझ में भी आ रहा है कि इन्हीं लोगों से एंगेज करना है। इसी वजह से अपनी मीटिंग्स में सब लोग ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, जाओ उन तक पहुंचो, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बढ़ाओ,
एक और चीज होने वाली है सोहित, अभी पता है क्या है? क्योंकि इन सब नेताओं को टारगेट दे दिए हैं कि अपने इंस्टाग्राम की रीच बढ़ाओ, इनकी रीच अब बैठ के तय होगी, पता है कि कितने सब्सक्राइबर बढ़े। फिर उनसे वो एनालिटिक्स माना जाएगा कि इसमें यंग लोग कितने हैं, बुढ़ऊ कितने हैं। अब आप देख लीजिएगा कि बहुत सारी ऐसी जो सिने सितारों के लिए जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज है ना, जो उनका सोशल मीडिया मैनेज करती हैं, मुझे बिल्कुल ताजुब नहीं होगा कि बड़े बड़े नेताओं के लिए ऐसी कंपनीज आएंगी जो जेनजी आउटरीच के लिए उनको पैकेजेस बेचेंगी। ये सब होने वाला है। लेकिन अंत में ये प्रयास क्यों किया जा रहा है? दिल जीतने के लिए, नैरेटिव जीतने के लिए ना। तो फिर आप जब तक एक एफआईआर दर्ज करने में 3 अटेम्प्ट और 6 घंटा लगा देंगे, तब तक आप दिल नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि मकसद आपका दिल जीतना नहीं है, मकसद है आपका दिन को रात बोलना। सोहित, बिल्कुल। मेरी तरफ से संकेत बॉटम लाइन तो यही दूंगा कि आप जब तक कॉन्वर्जेशन नहीं करते हैं, ये जो माई वे और द हाईवे भारतीय जनता पार्टी करते आई, और जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा, ये अब तक चलता आया है, लेकिन अब ये नहीं चलेगा, आपको ये बंद करना होगा। और मैं किरेन रिजिजू सहित पूरे बीजेपी का लोगों को कहना चाहता हूं कि आप करोड़ों रुपए या लाखों रुपए जिस एजेंसी को देकर अपने व्यूज और सब्सक्राइबर्स बढ़ाना चाहते हैं, उसका सबसे आसान तरीका यह है कि आप आइए, जेन्युइनली बताइए, लोगों से बात कीजिए, ऑनेस्टली बताइए, हाँ हाँ ये गलती हुई, लेकिन अब उसे हम ऐसे 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 करके सुधार रहे हैं। तब देखिए कि एक्चुअल में जो ऑर्गेनिक रीच होता है आपका और ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स होता है, वो कितना बढ़ता है। क्योंकि ये हम हमारे चैनल पर, संकेत उनके चैनल पर यही करते हैं, हम लोगों के मुद्दों को उठाते आए हैं और लोगों से प्यार मिलता आया है, बिना किसी एजेंसी के, बिना किसी फोर्स्ड व्यूअरशिप के, बिना किसी बूस्ट के हम यहां तक पहुंचे हैं, बिना और किसी आप राजनीतिक इकोसिस्टम का सहारा लिए, बिना किसी राजनीतिक इकोसिस्टम का सहारा लिए, सबसे महत्वपूर्ण बात। उसके बावजूद अगर दर्शकों आप लोग जुड़कर ये देख रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि आपका जो समय है उसका इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा, आपको हमारी इस बातचीत से कुछ वैल्यू मिलेगा। तो ये बात इन नेताओं को भी समझना होगा। नहीं तो अमित शाह, जो जिनकी तुलना आप अब तक सरदार पटेल और किन किन से भारतीय जनता पार्टी के लोग कर चुके हैं, आप संसद के अंदर आकर 2 शब्द नहीं बोल पाए, अंत में वंदे मातरम बोलकर आपको सदन की कार्रवाई को स्थगित कर देना पड़ा, आप जवाब नहीं दे पाए। उसके बावजूद अगर आपने एफआईआर दर्ज कर दी होती, तो आपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी और पूरे ऑपोजिशन को आसानी से यह मौका नहीं दिया होता कि वो आपको घेरे। और उसके बावजूद अगर राहुल गांधी आए थे, उसके बावजूद अगर पहले घंटे में ही एफआईआर दर्ज किया गया होता, तो 6 घंटे तक ये नेशनल हेडलाइन नहीं बनता, आपको एक बार फिर से कहीं ना कहीं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी पड़ती। तो ये आपका जो ईगो है वो आप ही को खाया जा रहा है। ये बात भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं समझ पाई थी, अब भी नहीं समझ पा रही है, और इससे कहीं ना कहीं ऑपोजिशन को बहुत ज्यादा फायदा मिलता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। 6 घंटे तक संकेत कल टीवी पर नेशनल हेडलाइन चली है। इससे क्या आप मुझे समझ नहीं आता, आप एक तरफ कहते हैं कि आप अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाइए, और फिर 6 घंटे तक आप दिखा देंगे हम कैसे युवा के इस एफआईआर को दर्ज नहीं कर रहे हैं। पॉपुलैरिटी केवल सही चीजें सोशल मीडिया पर पॉलिश तरीके से कहकर, या जैसे संकेत कहते हैं मैनिक्योर्ड इंटरव्यू देने से नहीं होती है। आपको लोगों के मुद्दों को उठाना होगा, जहां पर गलत है उसे गलत मानना होगा, क्योंकि हम अब भी, जो लास्ट मैंने चेक किया, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। आप तो नहीं है, भले ही आप धुरंधर जैसे मूवी से दिखा सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अगर गलती है उसे मानिए और उसे सुधारिए। नहीं तो ये माई वे और द हाईवे नहीं चलने वाला है। ये बात जितनी जल्दी आप मान लेंगे उतनी जल्दी अच्छी हो जाएगी। ये बात, ये फ्री के एडवाइस है मेरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। दूसरी बात ये कि अब सोशल मीडिया का जमाना है, आप टीवी पर कौन वंदे मातरम गा रहा है, कौन नहीं गा रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन नहीं कह रहा है, उसके आगे बढ़िए, लोगों के मुद्दों पर बात कीजिए, क्योंकि जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक कोई घास नहीं डालने वाला है आपको। ये बात आप गांठ बांधकर समझ लीजिए। वो जमाना चला गया कि जब एक मुद्दा कोई उठा देगा कि इसने मुझे ये कहा तो आप मुझे वोट दे दीजिए, वहां पर मेरे खिलाफ ये हुआ, मैं कितना गरीब था, मेरे साथ कितना अन्याय हुआ है, ये नहीं खा पा रहा है, ये वो नहीं खा पा रहा है। अब इस 20 जुलाई के बाद से हिंदू मुस्लिम नैरेटिव, रिजर्वेशन एंटी रिजर्वेशन नैरेटिव, बहुत सारी चीजें आप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप नफरत की बुनियाद पर ये चीजें करते रहेंगे, तब तक आप बांटने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीजें नहीं चल रही हैं। ये बात आप जितने जल्दी समझ लें उतना बेहतर है। नहीं तो एक के बाद एक ये जो डाउनफॉल है, ये केवल पार्लियामेंट तक सीमित नहीं था कि आखिरी दिन ये सरकार कमजोर नजर आई, ये पुलिस को भी एक्सपोज कर रहा है जब आप एक एफआईआर नहीं ले पा रहे हैं, और किरेन रिजिजू को भी एक्सपोज कर रहा है कि आप भले ही जाकर एएनआई में कह दें कहां गोली चली, अब देख लीजिए एफआईआर दर्ज हो चुका है।
अब देख लीजिए कि सबूत सामने आ चुके हैं। कब तक आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते रहेंगे इस ईगो को लेकर? ये जब तक आप करते रहेंगे आप अपना ही नुकसान करा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा। दूसरी ओर अब अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि युवाओं को अब सवाल पूछना आ गया है। हर बार जमीन पर उतर कर नहीं, सोशल मीडिया के जरिए हर किसी के पास, जो आप कहते हैं कि आपने इंटरनेट 4 गुना बढ़ा दिया है, सस्ता इंटरनेट दे दिया है, तो उसका कई इस्तेमाल किया जाएगा। सस्ता इंटरनेट के जरिए अच्छे वीडियोस बनाए जाएंगे। ऐसे हम जो बातचीत कर रहे हैं ऑनलाइन, वैसे खबरें बनेंगी और कहीं ना कहीं सवाल पूछे जाएंगे। तो उन्हें सुधारिए और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कीजिए, ना कि कल जाकर जब संकेत उपाध्याय या सोहित मिश्रा सवाल पूछे तो हम ही पर आप लाठी चला दें, क्योंकि उससे सवाल पूछना कम नहीं हो जाएगा। हो सकता है आप हमें चुप करा देंगे, हो सकता है कल किसी और को आप चुप करा देंगे, परसों कोई और बोलेगा। जब तक आप सोल्यूशन ओरिएंटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हैं, तब तक आपकी पॉपुलैरिटी तो नहीं बढ़ेगी। आप इनऑर्गेनिक तरीके से बूस्ट करके अपने लाइक्स और सब्सक्राइबर्स को बढ़ा सकते हैं। ये बात आप समझ लीजिए। ना ही मैनिक्योर्ड इंटरव्यूज चलेंगे, ना ही आपकी चुप्पी चलेगी या वंदे मातरम और डिवाइड एंड रूल चलेगा। आपको जवाब देना होगा और कहीं ना कहीं अगर गलती की है तो उसे माननी होगी। यही मेरा बॉटम लाइन है। सरकार जब तक ये नहीं समझती है तब तक इसी तरह से जो डाउनफॉल है उनका चलता रहेगा। संकेत? एकदम एकदम सोहित, एकदम मेरी तरफ से तो मैंने बात अपनी पूरी कर ही दी है। ये वंदे मातरम वाली बहस के लिए बस एक ही चीज कहना चाहता हूं सोहित कि यू सी इट्स अ इमोशनल इशू। आप अगर एक्सपेक्ट ये करें कि एक कोशिश की जाती है कि आप बहुत क्लियरली एक पोजीशन लें, फॉर और अगेंस्ट। आर यू विद वंदे मातरम और आर यू अगेंस्ट? अरे आई एम विद वंदे मातरम, लो ले ली पोजीशन। लेकिन आई एम नॉट फॉर वंदे मातरम बीइंग यूज्ड फॉर पॉलिटिक्स। और ये चीज बहुत साफ साफ ये बोल देनी चाहिए कि ये जो पूरा ये बिल और ये सब लाने का मकसद, जो आपको अपने शासन काल के 12वें या 13वें साल में जो याद आया है, इसका मकसद राजनीतिक है। जिस तरीके से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के वक्त आपका वहां जाना, वो मकसद राजनीतिक था। पूरा नहीं हुआ, पूरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप तो फैजाबाद हार गए 2024 में, लेकिन मकसद राजनीतिक था। और जो ये बोलता है कि नहीं इसमें राजनीति नहीं है, यार कैसे राजनीति नहीं है? ये तो हम सबको मालूम है। तो अभी भी आप ये देखिए कि वो कोशिश बिल्कुल वही है कि एक ऐसा इशू लाओ जिस पर लोग बहुत क्लियरली पोजीशन लें हमारे विरुद्ध, और फिर वो कोई भी पोजीशन ले तो आप बोल दें हो देखो वंदे मातरम विरोध कर रहा है, ओ देखो देश का विरोध कर रहा है, देखो इसको नेशनल ऑनर का सम्मान नहीं है। अरे बिल्कुल है, छूटता ही बोल दिया। लेकिन ऐसा काम मत कीजिए कि आप उसको राजनीति के लिए इस्तेमाल करें, और वो भी एक ऐसे वक्त में, जैसे जर्नलिज्म में एक चीज होती है सोहित, व्हाट इज अ स्टोरी से ज्यादा जरूरी ये है व्हाट एल्स इज द स्टोरी। क्या हो रहा है से ज्यादा जरूरी ये है कि और क्या हो रहा है। आज की डेट में हो सकता है कि ये आपकी नजरों में बहुत बड़ी खबर है, लेकिन अगर उससे भी बड़ी खबर अगर कहीं और हो रही होगी तो आपकी खबर थोड़ी सी माइंड स्पेस में दब जाएगी। ठीक उसी तरीके से आज की डेट में जब इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा आप ये सोचिए कि अनरेस्ट एक तरीके का वो चल रहा है, तो ऐसे वक्त में आप इस तरीके की डिबेट और बहस लेकर के आते हैं, ये आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए ला रहे हैं। लेकिन लोग इसको बाय नहीं करेंगे। उल्टे अभी अगर सोचिए सोहित, लोगों ने खड़े होकर के ये बोल दिया कि बीजेपी के सारे सांसद और सारे विधायक एक लाइन में आए और बिना किसी पर्चे के और फर्रे के जितने स्टैंजा हैं और पैरा हैं वो पूरा का पूरा गा करके दिखाएं, देखें कंठस्थ है या नहीं। इतना जो आपका दिल धड़क रहा है, क्या आपको क्या लगता है पास परसेंटेज क्या होगा? बिल्कुल ना के बराबर। समझ गए ना आप? तो ये राजनीति है, आप राजनीति कर रहे हैं। मैं उसके मेरिट्स में जा ही नहीं रहा हूं, लेकिन मेरा ये कहना है आप ये देखिए कि अभी देश क्या चीज मांग रहा है, विद फुल एंड ड्यू रिस्पेक्ट टू वंदे मातरम। तो ये चीज आप लोगों को जाननी बहुत जरूरी है, और नैरेटिव को इतना मत तोड़िए मरोड़िए कि वो आपके लिए मुसीबत हो जाए, बिकॉज व्हाट एल्स इज हैपनिंग उस पर तो अब ये देश आपको ले ही आएगा जैसे कि ला रहा है। मेरी तरफ से बॉटम लाइन यही है सोहित। बिल्कुल। दर्शकों, आप क्या सोचते हैं इस पूरे वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार रहेगा। अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगती है तो ना केवल इसे लाइक करें, बल्कि 2 चैनल हैं, डबल चेक बाय संकेत और द टेलीस्कोप।
दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें और हफ्ते भर आप देखेंगे कि कई सारे एक्सप्लेनर्स, इंटरव्यूज, पॉडकास्ट इन दोनों चैनल्स पर होते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स होते हैं, जिसका असर आपकी जिंदगी पर कैसे पड़ता है उस पर हम बातचीत करते हैं। और जैसे कि हमने कहा, वो बातें करते हैं जो बातें आपके लिए जरूरी होती हैं। ऐसे में न केवल इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, हफ्ते भर क्या क्या खबरें आ रही हैं हमारे दोनों चैनल पर, ये भी आप जरूर देखें। दिल्ली मुंबई हॉटलाइन जो है वो हर हफ्ते रविवार 12 बजे होती है। हमारी कोशिश होती है कि ऐसे मुद्दों पर बातचीत की जाए जिससे रविवार का 1 घंटा का जो समय है आपका, वो बहुत वैल्यूएबल हो। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें। संकेत, अंत आप ही करें। नहीं, अंत क्या, फिर मिलेंगे दोस्तों, और क्या अंत। आई हेट गुड बायज, यू नो, आई डोंट लाइक। मैं तो चाहता हूं हम लोग ये बात करते रहें, हवा की झोंके की तरफ बहते रहें। लेकिन क्या है कि सोहित को जाना है और घड़ी के कांटे भाग रहे हैं, सुबह हो गई मामू। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, द टेलीस्कोप और डबल चेक, दोनों के लिंक्स आपको नीचे दिखाई देंगे। हमें बड़ा अच्छा लगेगा। और भी तमाम रिपोर्ट्स, ग्राउंड रिपोर्ट्स अब सोहित बहुत एक्टिवली करेंगे अपनी नई संस्था में। मैं भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आप तक लेकर के आऊंगा। इथेनॉल पर तो अभी गजब घमासान छिड़ा हुआ है। हाँ, उस पर बातचीत बाकी है, उस पर बातचीत बाकी है हमारी, लेकिन डबल चेक पर मोर्चा थामे हुए हैं दोस्तों। तो प्लीज वो, अगर आपको और कुछ नया नया जानना हो वो आपको जरूर बताएंगे। सोचिए, गजब हो रहा है सोहित, मतलब इधर इथेनॉल बहुत जरूरी है और बढ़ाओ, 22, 25, 27, 30 देश का हमें इंपोर्ट बिल कम करना है, और अब चीनी इंपोर्ट हो रही है, बताओ, क्योंकि चीनी की शॉर्टेज हो गई। वाह भैया, वाह 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 वाह। और बात भी ना करें इन सब के बारे में। एनीवे, थैंक यू दर्शकों, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।